बालुका देवी त्वं सुरवता। डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी लॉजिस्टिक की एक जानी मानी शख्सियत हैं। स्वाभाविक सी बात है, शख्सियत मैगजीन का कार्यक्रम है और शख्सियत हमारे बीच ना होता तो हो नहीं सकता। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, जिन्हें न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह लैटिन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एशिया शिपिंग इंडिया के साथ कंट्री हेड के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरे भारत में टीम का सफलतापूर्वक प्रबंधन भी कर रहे हैं। लॉजिस्टिक उद्योग में 24 इयर्स से ज्यादा का इनका योगदान है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन संयुक्त राष्ट्र के विश्व शांति संस्थान से शिपिंग और लॉजिस्टिक में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सर को सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें लॉजिस्टिक और शिपिंग उद्योग में उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धियों और राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की गई। भारत गौरव श्री आइकन ऑफ एशिया आचार्य बिजनेस मेटर ऑफ द ईयर ये सम्मान से सर को नवाजा जा चुका है। मैं चाहूंगी इन सम्मान के लिए सर के लिए एक बार फिर से डॉक्टर किरण बेदी जी के द्वारा भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उद्यमी के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। वर्ष 2022 में एमएसएमई इंडिया बिजनेस अवार्ड्स ने उन्हें लॉजिस्टिक उद्योग में योगदान के लिए बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया। कारोबार में विशेष वृद्धि और उल्लेखनीय व्यवसाय विकास के लिए एशिया शिपिंग इंडिया द्वारा सेल्स एक्सीलेंस 2022 के लिए शीर्ष श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडिया सीएसआर ने इन्हें इंडिया रिस्पॉन्सिबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। स्वाभाविक सी बात है सर, जब आप सामाजिक रूप से और हर चीज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं कि आप इतने दूर से हमारे प्रेम पूर्वक आग्रह पर यहाँ आ गए तो दोहराई नहीं होगी ये जो सम्मान आपको दिया गया। मैं फिर से चाहूंगी एक बार इनका सम्मान तालियों के साथ। ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और बिजनेस टीवी की ओर से कॉर्पोरेट लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2003 मिला। कार्गो इनसाइट्स के द्वारा कार्गो एनएक्सटी रिकॉम्बिनेशन बिजनेस लीडर और सीएसआर विजनरी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर सिंह को शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में इंटरनेशनल बिजनेस डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। जितनी तारीफ की जा सके यहाँ पर कम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज सफलता के पायदान पर होता है तो इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। बहुत मेहनत लगती है और बहुत कांटे चुभते हैं जिन्हें उतार के निकाल कर निरंतर पथ पर आगे बढ़ना होता है। तो जितने भी अवार्ड्स का नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो सर, मैं अवार्ड्स जितनी आपकी सूची है बहुत लंबी है, क्योंकि जब सर ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है एंड यू कैन बिलीव 29 पेजेस का था वो। मैंने कहा सर इतना बड़ा 29 पेजेस का आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो प्रोफाइल सर का बहुत बड़ा है और सर का दिल भी बहुत बड़ा है। और मैं सर चाहूंगी आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति शर्मा जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और जो टॉपिक है वही अपने आप में इतना अच्छा है कि इस टॉपिक की बेसिकली इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट पर काम करें। एनवायरनमेंट पर सब लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूँगा कि लॉजिस्टिक और शिपिंग में लॉजिस्टिक जैसे आईटी इंडस्ट्री होती है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, ऐसे ही ये भी एक यूनिक इंडस्ट्री है। और हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बेसिकली एनवायरनमेंट की बात और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, देश का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगली हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको क्या देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बच्चा इतना कॉशियस हो गया है, बच्चे भी इतने कॉशियस हो गए हैं कि उन्होंने गाड़ी के अंदर या तो कुछ रखेंगे या डस्टबिन रख लेंगे या कुछ भी रखते हैं, वो फेंक नहीं देते। इवन पेरेंट्स को रोकते हैं कि आप मत है। तो दीप्ति जी ने जिस तरह से बुलाया, मैंने बोला मैं जरूर आऊँगा जी। आप जो काम कर रही हैं काम बहुत अच्छा है और जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को भी आपके जमीन पर सपोर्ट करना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कहते हैं एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको आप सबसे पहले फोन लगाते हो, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और उनका कहते हैं हाँ हाँ करो, बहुत बहुत अच्छे। तो हमारे गोविंद पारिक जी हमारे बीच
और सर में पूरे राजस्थान में, विशेष तौर पर हमारे जयपुर के मुख्य जो पद हैं सब में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। यहाँ पर पीआरओ के पद पे भी आपने कार्य किया है, डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्य आपने किया है, पीएचक्यू अभी आपने संभाला, और यहाँ तक कि पूरे जयपुर शहर के भी पीआरओ रहे हैं। और ना केवल देखिए पीआर का जो कार्य होता है वो मुस्कुराहट से सबका दिल जीतने वाला होता है, तो स्वाभाविक सी बात है मुस्कुराहट इनकी इतनी खूबसूरत है कि हर बार सबका दिल जीतते हैं और बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है। मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगी। आज जो दीप्ति जी ने किया, आज यहाँ पर होलिस्टिक कॉन्क्लेव का विषय रखा है ओम। ओम शब्द ये भारतीय संस्कृति का सबसे पूजनीय, सबसे समृद्ध शब्द है। हर किसी संस्कृति के मंत्र की शुरुआत, या संस्कृत के विद्वान भी बैठे हुए हैं और महानुभाव बैठे हुए हैं, ओम से होती है। ओम में ए, उ, मैं, और इन सब की वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे तो इस ओम शब्द में ही सब कुछ समाहित हो जाता है, इसमें कुछ शेष रहता ही नहीं है। मैं उसकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करते हुए मूल विषय पर आता हूँ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज के दौर में, आज पर्यावरण की जब बात करते हैं हम, कल वर्ल्ड अर्थ डे है जी। पूरा विश्व वर्ल्ड अर्थ डे मना रहा है जो 22 अप्रैल को होगा, लेकिन आज उसके एक दिन पहले हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। पर्यावरण आज न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे गंभीर इशू बन चुका है। आप फरीदाबाद से आए हैं, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, विश्व के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद नंबर 1 है आपका पड़ोसी। दिल्ली विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन चुका है, और भारत में 50 में से 33 शहर ऐसे हैं जो विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। प्रदूषण, भारतीय संस्कृति तो प्रदूषण को बचाने की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से शरीर बना, पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, और इन पंच तत्वों के आधार पर हम इन पंच तत्वों को जितना भी इनको पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं उतना हम प्रयास करते हैं। हमारी संस्कृति नदियों की, पर्वतों की, वृक्षों की, प्रकृति के हर अंश की पूजा करने वाली संस्कृति रही है। हमने हर वृक्ष में देवता तलाशे हैं। आप सब जानते हैं कि तुलसी की हम पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे भी आपने यहाँ रखे हुए हैं। तुलसी को हर घर में हम ये मानते हैं कि सबसे पवित्र पौधा तुलसी है, हर घर में पूजनीय है। तुलसी चरणामृत क्यों देते हैं? हमारे पूर्वजों ने प्रथाएं शुरू की थी। तुलसी चरणामृत में आज के वैज्ञानिकों ने ये आविष्कार करके, खोज करके ये स्पष्ट कर दिया है कि तुलसी के टुकड़े, तुलसी को एक सीधा निगल नहीं सकते, उसको चबाते नहीं है क्योंकि उसमें पारा होता है, और उसमें ये पानी के साथ इसलिए दिया जाता है चरणामृत के रूप में, ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है। पीपल को हम कितना पवित्र मानते हैं, बड़ को पवित्र मानते हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, पीपल पूर्णिमा होती है, आंवला नवमी होती है, हरियाली अमावस्या होती है, पक्ष 12 शुद्ध होती है, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सारे वृक्षों को हम किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं। ज्योतिषियों ने भी इसके साथ जोड़ दिया, ग्रहों और नक्षत्रों के साथ जोड़ दिया कि आपके ग्रह और नक्षत्र शांत करने तो पर्टिकुलर वृक्ष लगाएं तो ग्रह नक्षत्र शांत हो गए। इसी तरह से हम नदियों की पूजा करते हैं, चाहे गंगा, यमुना, गोदावरी की नदियां हैं, उनकी पवित्रता और शुद्धता की तरफ ध्यान रखने वाले थे, लेकिन वो प्रदूषित हो गई। पर्वतों की, चाहे गिरिराज पर्वत की पूजा करने वाले हों, नंदा देवी की पूजा करने वाले हों, एवरेस्ट की पूजा करने वाले हों, हम पर्वतों के तौर पर ही प्रकृति का संरक्षण करें। तो इस सब तरह की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब तत्वों की व्याख्या हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारी प्राचीन इस वैभवशाली संस्कृति की पुरानी बातों को अगर हम अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उसको संजोए रखेंगे, तो उस स्थिति में हम प्रकृति को और बेहतर कर सकेंगे। बात है, पंचभूत तत्व ही सब कुछ है, सारा सार ही पंचभूत तत्व का है। जिस प्रकार से पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु तत्व हैं, इसी को तो ईश्वर और भगवान कहा गया है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, न से आकाश। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। छोटा काम करके भी ना प्रकृति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि छोटा छोटा काम, मतलब नल खुला हुआ है, बह रहा है, हम उसे नजरअंदाज ना करें, जाके खुद बंद कर दें या गाइड करें कि बेटा। इसीलिए हमारी ज्योतिष में भी कहा गया है कि पानी अगर व्यर्थ जाता है तो धन की हानि होती है।
तो इसे इसीलिए इन सब चीजों से जोड़ा गया, सो दैट कि लोग अवेयर रहें, और इसीलिए जल को देवता भी कहा गया। पता है, ये जो कार्यक्रम हमने जब किया तो जो सबसे पहला नाम जहन में आया, हम पर्यावरण के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो जब तक पर्यावरणविद हमारे बीच नहीं होंगे तो फिर चीजें पूरी नहीं होंगी। तो पद्मश्री सुंदराराम जी, बहुत बेहतरीन कार्य आपने किया है। अभी तक कितने हजारों पेड़, मतलब हजारों में ये कहूंगी, मेरे ख्याल से लाख तक संख्या पहुंच गई होगी सर। देखिए पहुंच गई है। जब हमने शख्सियत अवार्ड से सम्मानित किया था 2 वर्ष पूर्व, आप आए थे, और तब हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो आए थे आपको सम्मान देने के लिए विशेष तौर पर। और न केवल राजस्थान में, देखो आप तो जानते हो राजस्थान का जो यहाँ पर है ना, पानी की कमी बहुत रहती है, तो बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि आसानी से नहीं यहाँ पर पनप पाते हैं। लेकिन आपने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिससे मात्र 1 लीटर पानी में, मात्र 1 लीटर पानी, ये 1 बॉटल पानी, मात्र 1 लीटर पानी से इन्होंने इस पर्यावरण को, हमारी राजस्थान की धरती को, जो धरती घोड़ा रही है ना, इसको बिल्कुल हरा भरा करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। और विशेष बात, मतलब ये बड़े हमारे हैं और बिना इनके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के हम कोई कार्य नहीं संपन्न कर पाते। आप सबसे पहले अलवर से यहाँ पहुंचे हुए थे हमारे बीच में, उससे सर एक इंस्पिरेशन मिलती है सुंदराराम जी। देखिए किसान का, हम कहते हैं ना, हमारी परिस्थितियां ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कोई व्यक्ति परिस्थिति का रोना होते हैं, लेकिन आपने कभी उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपको विज्ञान में रुचि थी, आप खेती करते थे, तो आपने खेती में ही उस विज्ञान का उपयोग किया। और ऐसा नहीं इसके लिए आपने कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए आप बाहर गए हो, या किसी प्रकार से भी अपने माता पिता को या किसी भी प्रकार से इस तरह का प्रेशर किया हो कि साहब मेरी तो इस चीज में स्टडी विशेष आपने नहीं कराई, आपने स्वयं से प्रयास किया। तो सुंदराराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो तकनीक उपयोग में ली, उससे अभी तक आपने कितने वृक्ष लगाए हैं? हमने इस साल 1 लाख पौधे, क्या बात है, लगा 1 लाख पौधे मायने रखते हैं। और एक कुछ स्कूलों की जगह है जी, कुछ गौशालाओं की जगह है जहाँ पर चारे की हमेशा कमी रहती है, छाया की हमेशा कमी रहती है जी, और पंचायत की जमीन है जी। तो इस तरह की जो भी सार्वजनिक जमीनें थी वहीं हमने ये शुरुआत की थी। और कुछ एक शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट ONGC से मिला था जी, और उसकी रिपोर्ट एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी थी कि इस टेक्निक का बहुत ही एक साइंटिफिक कि किस तरह से ये काम करती है और जी, कितना प्रभावशाली है। और हम कहते हैं कि 1 पेड़ कटता है तो 1 पेड़ होगा। जी, आप ये देखो कि 10 साल तक उस 1 पेड़ के बराबर 100 पेड़ के लिए जितना वो 1 पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है या पर्यावरण के लिए सुधार हो रहा है, उतना वो अगर 100 पेड़ भी लगाएंगे ना तो भी 10 साल बाद में वो अपनी बढ़वार शुरू करेंगे जब। जी, जी। तो हमारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन इतनी पड़ी हुई है जहाँ हजारों पौधे लग सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी बात से एक चीज हमें सीखने को ये मिली कि अगर अब हम कोई भी ऐसा हरा भरा पेड़ देखेंगे तो कोशिश ये करेंगे हर संभव कि उसको कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना जी। है। और ये नहीं कहो कि आपके सड़क का 1 पेड़ कट गया तो उस पे वो पेड़ सड़क पे हुई, उससे 10 कोड़े कहीं भी जगह मिले वो लगाओ, ताकि वो जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसके कहीं तो भरपाई। हाँ, तो हम ये प्रण ले रहे हैं कि हर किसी का बर्थडे हो, घर में कोई ओकेजन हो, कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उस बच्चे के नाम से 1 पेड़ लगाया जाए और पूरे आजीवन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। Am I right? कर सकते हैं ऐसी चीजें? बहुत बढ़िया। जी, हर जगह मिले, जी, क्योंकि रोड साइड का एक अपना नियम है, अपना एक तरीका है और जी। उसकी अपनी एक समस्या है। जी, उस पर जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहते हैं और पेड़ लगते भी हैं। जी, लेकिन ये नहीं है कि वो पेड़ वहाँ कटा तो वहीं लगे, क्योंकि उससे वो कब लगेगा, कब क्या पनपेगा, स्थिति कितना होगी। स्थिति होगी, जी। तो एक सबसे पहला काम तो यह है कि जहाँ भी जगह मिले वहाँ पेड़ लगने चाहिए। अच्छा, कि ये जो टाइम था ना करोना, जी, सब घरों में बना था। तो एक श्री राम ग्रुप स्कूल है जी, थोड़ा माइक, हाँ, तो उसका एक बच्चा इत्तेफाक से ये मेरा वीडियो है, वो 1 लीटर से उसने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने टीचर से बात की, अपने साथियों से बात की, कभी हम कुछ फंड जुटाएं और हम अपनी तरफ से
कैसे, जी तो वंदे उड़ोरा नाम से उन्होंने एक अपना वो बनाया जी और उसके नाम से उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि हम आपसे भाई आपको देखना चाहते हैं। क्या बात है। एक स्टूडेंट था तो उसकी सोच वो काफ़ी प्रभावित करती है कि एक बच्चा ये कह रहा है जी और वो वीडियो देख कर कह रहा है, हम समझाते हैं दिखाते हैं, वो जाके कुछ समझ में नहीं आता और एक लड़का बैठे बैठे वीडियो देख रहा है और उसको कोई खेती से लेना देना नहीं है, पेड़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में वो जानता है और वो कहता है। तो सब वो आया और हमने 2500 को दिया। बहुत बड़ा ग्रुप है स्कूल का, तो सबने सहायता की उसकी और एक इस तरह से डॉक्यूमेंट किया कि इतना मिलियन लीटर पानी बचा है, इतनी किलोग्राम ऑक्सीजन होगी, इतना छाया होगी, इतना पत्ती होगी, इतनी उसकी लकड़ी होगी, इतना उसने कार्बन अवशोषित किया है। जी ये मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले जी और उसका कैलिफोर्निया में एडमिशन हो गया। क्या बात है। तो इस कार्यक्रम को जितने लोग यहाँ पर बैठे लोग देख रहे हैं और इसको चैनल के माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जैसे वो बच्चा इंस्पायर हुआ ऐसे सभी लोग इंस्पायर हों और वो जब एक बच्चा 2500 पौधे लगा सकता है, तो अगर मैं ये नहीं कह रही हम 2500 लगा देंगे, अगर 10-10 पौधे की भी जिम्मेदारी ले ली ना, तो एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाने में हम सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सुंदराम जी। अब हमारे साथ हमारे जो चीफ गेस्ट हैं पुष्पेंद्र जी सर लॉजिस्टिक्स के अगर मैं कहूँ किंग है पूरे भारत के, तो कोई दो राय नहीं होगी। यहाँ जो है आप एशिया लॉजिस्टिक के आप कंट्री हेड हैं और आपने पूरा सपोर्ट हमें किया है, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। आप मुझे ये बताएं, चूंकि आपने इसे थोड़ी देर पहले अपनी स्पीच में बताया कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होता है वो इसी इंडस्ट्री में है। दीप्ति जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने मुझे इस इतने प्यारे और अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और इतने जो मंच पर विराजमान हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, सुंदराम जी हो गए, मनोज जी हो गए, स्वामी जी हो गए, तो यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतने अच्छे प्यारे से इवेंट में आया हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम हॉलिस्टिक बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या हम अपनी जो लाइफ है उसको हॉलिस्टिक तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। अब हॉलिस्टिक क्या होती है, सपोज करिए मैं कंट्री हेड बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, मेरे को बहुत पैसा है, मर्सिडीज में चल रहा हूँ, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन क्या मैं अपनी हेल्थ को टाइम दे पा रहा हूँ? क्या मैं स्पिरिचुअली सुबह पूजा करके तिलक लगा के भगवान का ध्यान रख के चल रहा हूँ? तो 3-4 चीजें होती हैं। हमें पर्यावरण में तभी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब हम खुद समक्ष हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, सुबह कम से कम, जैसे साहब ने बोला कि पूरे दिन हम काम करते हैं तो उसके बाद हम वी गेट टायर्ड, एक्चुअली हम थक जाते हैं, लेकिन सुबह आधा घंटा 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स होता है, इट कुड एक आधा घंटा 40 मिनट्स हो सकती हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आधा घंटा तो हम अपने आप को दे सकते हैं। सुबह आधा घंटा वॉक कर लें, 15 मिनट हम मेडिटेशन कर लें या योगा कर लें। योगा के आज की डेट में सोशल मीडिया का एक फायदा तो हुआ है कि हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे। 15 मिनट्स हम वो कर लें, फिर आप, मुझे नहीं लगता है पूरे दिन काम करने के बाद भी आप थकेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज़ है कि हम जब घर से निकलते हैं तो हम सारे सनातनी हैं, और मैं तो फिर संघा से हूँ, आरएसएस से हूँ, तो मैं तो और ज़्यादा हिंदुत्व को मानता हूँ, किसान का बेटा हूँ। और एक ही चीज़ सिखाई कि सुबह घर से निकलने से पहले एक तो पूजा करें, दूसरा अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके, ये एक्सरसाइज होगी, पूजा होगी, फिर उसके बाद एजुकेशन आती है। जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देते हैं। जी अभी साहब ने बोला कि उस बच्चे ने इतने पौधे लगाए, और दीप्ति जी ने बोला कि हम किसी बर्थडे पर, इस पर, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट होता है वहाँ पौधे क्यों नहीं लगाते। मैं कहना चाहूँगा कि और जो हम बेसिकली दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं या मेट्रोस की बात करते हैं, वहाँ ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। हमारे यहाँ भी अगर कुछ बच्चे का बर्थडे होता है या कुछ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि पौधे जाके लगवाएं और उन पौधों को फिर हम गोद लेते हैं। क्या बात है। ऐसे ही हम गाय को गोद लेते हैं, गौशाला जाना जरूरी है। जी ये सब चीजें हमें अपनी संस्कृति से जोड़ेंगी। और आज जब हम बहुत कुछ खा लिया, 5 स्टार होटल में खा लिया, तो दोबारा हम ऑर्गेनिक हो जा रहे हैं।
और सबसे महंगा क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है? पर्यावरण ही तो है। तो आप समझ में आ रही है कि जब हम गांव में रहते थे, मैं 8th क्लास तक गांव में रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था। और उस समय जब वो हम गाय का दूध पीते थे, मैंने गाय का दूध और गाय का घी खाया शुरू से, तो शरीर में एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग एनर्जी आती है जब हम ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं। जी। तो ये तो मैं कहूँगा कि जो भी अगर चीज है होलिस्टिक रूप में होनी चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे का कारण पुष्पेंद्र जी मुझे जो लगता है, हाँ जी, हम बात करते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी की, वो जो जीवन दायिनी ऊर्जा है वो हर जगह है। हाँ जी, बिल्कुल। और हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, है ना? हर किसी के अंदर परमात्मा है, तो ये परमात्मा प्रकृति जीव सब में है। तो जो वस्तु जितनी ज्यादा जीवन दायिनी ऊर्जा से भरपूर होगी, जितनी ज्यादा वो रॉ होगी, उतना ज्यादा वो पौष्टिक होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा, अब सुंदराराम जी की जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं तो इनके साथ बैठा हूँ तो इस अपना सौभाग्य फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसान हैं और मेरे पिताजी भी किसान थे। हम सभी को सौभाग्य महसूस हो रहा है हमारे साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। पद्मश्री हैं। पद्मश्री इस बार गवर्नमेंट किसी रिकमेंडेशन पे नहीं दे रही है, उन लोगों को दे रही है जो ट्रूली डिजर्व करते हैं। यहाँ पर जो आपने बात कही, एक बात यहाँ मेरे जहन में आ रही है अभी, और मैं वो सभी से कहना चाहूंगी। होता क्या है, हम लोग मॉल्स जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहां से सब्जियां हम खरीद रहे हैं, वो चाहे 4 दिन पुरानी बासी सब्जी पे केमिकल छिड़ककर हमको दे रहे हैं, ताजी बनाकर हम वहां पर 10 रुपए ज्यादा देकर आ रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअली में जो किसान है, जो उसको बो रहा है, जो उगा रहा है, वहां पर छोटे छोटे पैसों के लिए मोल भाव हम लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक तो किसान खुद ही बैठे हैं और एक किसान के बेटे जो इतना सक्सेसफुल हुए, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बाड़े भूत पिता के धर्मा, तो वो फादर के जो उनके धर्म थे, अच्छे कर्म थे, उनकी वजह से आपके संस्कार और आप इतना आगे बढ़िए। तो हमें लगता है कि हमें किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डायरेक्ट उन लोगों को सपोर्ट कर सकें और उनके साथ मोल भाव ना करें। हमारे साथ यहाँ पर अन्नदाता फाउंडेशन के जो है फाउंडर भीम कासनिया जी भी श्री गंगानगर से हैं, वो भी हमारे किसान भाई हैं और किसान भाइयों को सपोर्ट कर। पहले जो टेलर्स आते थे वो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया अपने स्पीच में बोला, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस को प्रोड्यूस करते थे। और आज की डेट में जो CNG है या और दूसरी फ्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन फ्यूल बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत रियली हो रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर कर रही है। और एक बार मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर महेश अमीठा जी का, जो कि उदयपुर से हमारे बीच में आने खुद ड्राइव करके आए। तो मुझे इतना थैंक यू सो मच भाई, आप आए। पता है आपको, फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन उसके बावजूद आप आए। तो मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास जो अभी जुड़ रहे हैं ना, वो मोती जुड़ रहे हैं जो वास्तव में सच्चे मोती हैं। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। अब थैंक यू। और यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी EADR के चेयरपर्सन एंड फाउंडर, हमारे डायमंड गेस्ट ऑफ द इवेंट, चक्रवर्ती जी, प्लीज आप मंच पर आए। मैं आपको बताना चाहूंगी EADR जो कंपनी है, नाम है उसका, और आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है इंडिया में, उसको हीट को, जो सन हीट आती है और उसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा AC चलाना पड़ता है, जिससे कि बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, उसको रोकथाम करने में 72 से 75% तक इनके प्रोडक्ट से जो है वो लाभ मिला है। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्लीज मैं चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट पुष्पेंद्र सिंह जी, प्लीज आप आगे आए। पद्मश्री सुंदराराम जी, प्लीज आप आए और आपका सम्मान करें, अभिवादन करें। एनर्जी एफिशिएंसी डन राइट। यस, देखा, ये जो है नाम जो है कंपनी का है और आपका जो प्रोडक्ट है वो विंडोज में इस तरह से लगता है जहां पर कि कुछ चेंजेस भी नहीं करने होते हैं और इजीली वो 72% टू 75% तक जो है सपोर्ट करता है कि सन हीट ना आए। और पता है, जितनी महिलाएं हैं ना, उनके लिए बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, घर में भी लगाना पड़ता है, रेकमेंड किया जाता है। तो प्रोडक्ट लग जाएगा तो घर में तो नहीं लगाना पड़ेगा एटलीस्ट सनस्क्रीन। ज्योतिषाचार्य हैं और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्योतिष को कभी भी किसी सीमा में बंधने नहीं दिया और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस विषय को भी आगे लेकर आ रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार से प्रकृति संरक्षण हो सकता है और लोगों तक आप ये अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धरती माँ को बचाया जा सके, प्रकृति को संरक्षित किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी इस कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू।
इस कार्यक्रम में इतने अच्छे मूर्धन्य विद्वान विराजमान हैं जो प्रकृति के बारे में इतना अच्छा इन्होंने वर्णन किया। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने ये सृष्टि बनाई। जी मैं ग्राम श्योपुर का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी खेती किया करते थे और क्योंकि हमारे घर में ज्योतिष किसी ने पढ़ी नहीं, मैं जाति से रहकर हूँ मैडम, मैं ये भी बता दूँ आपको जी। और संस्कृत भी नहीं पढ़ी किसी ने। मेरे पिताजी जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है, आप इसे जातिवाद में मत तौलिए, यहाँ सब कुछ ज्ञान है। जी बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जी 25 साल मैं 94 के अंदर ज्योतिष में मैंने एडमिशन लिया था, शास्त्री में, फिर आचार्य किया, शास्त्री किया, फिर आचार्य किया, फिर आचार्य, फिर संपूर्ण आचार्य किया। मेरे गुरु जी हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी शर्मा। तो जब मैं ज्योतिष में एडमिशन लिया, पढ़ा, अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी बताते थे कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप थोड़े समय में ही उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जी ये सही है। और हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने की एक जिज्ञासा होती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो पता लगता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, तो सबसे पहले अपना हाथ दिखा देता है। ठीक है, मेरा हाथ तो यानी कि आप सबका हमारा देखेंगे है ना, सब डन कर दीजिए अभी। क्या हाथ दिखाए छोड़ना नहीं है। जी जी। जब भी मैं किसी के पाणी ग्रहण संस्कार में जाता हूँ, जी पहले करवा देते हैं, लास्ट में उनसे एक मैं शपथ पत्र पढ़वाता हूँ जी। और दोनों पति पत्नी से ये वचन लेता हूँ, मैं 8वां वचन लेता हूँ, 7 वचन सभी लेते हैं, 8वां वचन लेता हूँ। एक तो ये कि अगर कन्या से और वर से कि अगर आपको पता लग जाए कि कन्या के गर्भ के अंदर कन्या है जी, तो आप गर्भपात नहीं करवाएंगे। क्या बात है। उसकी ऋण हत्या नहीं करेंगे। दूसरा, एक वृक्ष लगाएंगे आप किसी याद में जी, और उससे आप अपने संतान की तरह उसको सींचेंगे। जी बिल्कुल। ये मैं प्रण लेता हूँ और जब भी फेरे करवाने जाता हूँ, आज भी जाऊंगा फेरे करवाने, तो वहाँ ये बात जरूर बोलूंगा उनसे और संकल्प पत्र बढ़वाता हूँ। फोन करके पूछता भी हूँ कि भाई आप इसको पेड़ लगाया कि नहीं लगाया। तो कई बार जब मिलते हैं तो बोलते हैं गुरुजी हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया। क्या बात है ना। चाहे अगर किसी की शिशि पूजन होता है, मृत्यु हो जाती है, गंगा जी जाके आते हैं, फिर हवन पाठ करवाते हैं। जब उस परिवार के जितने लोग जाते हैं वहां पे हरिद्वार जी, फिर जब वो शिशि पूजन में बैठते हैं, सारा काम हो जाता है। फिर उनसे संकल्प करवाता हूँ कि आप अपने पिताजी, माताजी या जो भी परिवार का सदस्य गया है उसकी याद में आप किसी मंदिर में, किसी विद्यालय में, कहीं पे भी एक ऐसा वृक्ष लगाएंगे और उसका आप जल सींचेंगे। ऐसा नहीं लगा के और उस पौधे पे आपने एहसान कर दिया। तो ये मेरे गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है और हम सबको करना चाहिए। देखिए क्या है कि हम गंदगी सब करते हैं जी। जो मॉल्स खुले हुए है ना, अभी आप बता रहे थे, मनोज जी से बता रहे थे जी। वहाँ जाते हैं हम, कुरकुरे लेंगे, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उसको, लेकिन जो रैपर है उसको कहाँ डालना है ये नहीं है, बस खाया और उसको कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी डंप कर दिया। जी। तो ये क्या है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ी है, नहीं है कि हम उसको गंदगी कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल हो जाएगा, जमीन में जाएगा, जमीन में जाएगा तो क्या होगा, खराबी होगी। क्योंकि जिस प्रकार हमारी हवा खराब हो रही है उस प्रकार जमीन भी खराब हो रही है। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है ना। और यहाँ पर अनिल जी एक चीज मुझे और याद आ रही है, जो आपने ये बात कही इस विषय पर। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर जो है वो बहुत सोच समझकर, बहुत ही रिसर्च करने के बाद बसाया गया है। तो यहाँ पहले जो पानी के स्रोत हुआ करते थे, जैसे बीच में ताल कटोरा हुआ करता था, जो जयपुर वासी है वो तो इस विषय से सब जानते हैं। तो एक ऐसी प्रणाली व्यवस्था बनाई गई थी नालियों की सारा की सारा पानी जो होता था बारिश का वो इकट्ठा होता था। बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरह से रैपर फेंक देना या किसी भी तरह से कचरा कर देना, उससे क्या हुआ, वो सब जाम हो गया। जाम होने से पानी वो सोर्स तक पहुंच नहीं रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें आज पता नहीं चल रहा है। थोड़ी सी बारिश आने पर देखो कैसे पूरे के पूरे शहर में पानी भर जाता है, गाड़ी नहीं निकाल सकते। लेकिन आजकल क्या है कि व्यवस्था ऐसी हो गई है मोबाइल के आने से, कोविड के बाद में तो बहुत ज्यादा हो गई है कि सब निशाचर हो गए हैं। निशाचर इसलिए हो गए साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ ये शब्द काम में ले रहा हूँ, कि रात के 11 बजे 12 बजे आप किसी को भी देख लो, ऑनलाइन मिल जाओ।
ठीक है ना। और अगर सुबह अगर किसी को आवश्यकता हो ना कि भाई 7 बजे मुझे मिलना है दीप्ति जी से या मनोज जी से, तो वो ऑफलाइन मिलेंगे, जबकि हमें सुबह ऑनलाइन होना चाहिए। आपने मुझे 7 बजे कभी फोन ही नहीं किया। बता रहा हूँ मैडम, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने व्यक्ति से कहने का तात्पर्य है क्योंकि हम सभी अभी प्रकृति से बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हमारा जो सनातन संस्कृति है, वेदों में हम देखिए कि पहले प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, वरुण देवता की पूजा करते थे। आज करते हैं क्या? आज हमारे देवता ही बदल गए। आज हमें देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह उसके लिए कोई लड़े, ठीक है। भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, खुद के लिए नहीं चाहिए। हमें आम चाहिए, अन्न चाहिए, लेकिन किसान बना के हमें देगा, तैयार करके देगा, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोचता क्यों ना सरकारें सोचती है, कोई नहीं सोचता कि भाई किसान को कुछ व्यवस्था की जाए। राजस्थान की तो प्रकृति ऐसी है कि गेहूं की फसल तैयार है लगभग, कहीं कट गई, कहीं कट रही है, और अभी बरसात आई और सारा जो कमाया था सब चौपट हो जाएगा। तो अब इसमें सरकार क्या कर रही है? किसानों के लिए कुछ तो देना चाहिए। देखिए अनिल जी, यहाँ पर मुझे लगता है देखिए सरकार ऑलरेडी इस विषयों पर कार्य कर रही है। ये बात अलग है कि एप्रोप्रिएट लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर हम किसी को दोषारोपण ना करते हुए अगर हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लें। जी, दोषारोपण नहीं कर रहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बिस्कुट का पैकेट लिया जी, खा गया उसको, और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हम कार में जा रहे हैं जी, शीशा नीचे किया, डाल दिया, अब वो कहाँ जा रहा है उसका कुछ नहीं जी। एक थैली होनी चाहिए हमारी कार में, बिल्कुल, जो हम खा रहे हैं वो उसमें डाल दें जी, चाहे कहीं जाए तो वहाँ उसको डस्टबिन में बिल्कुल। तो ये यहाँ से जितने भी लोग हैं ये एक प्रण आज करें कि जो भी कोई कचरा है वो हम उसको ऐसे डंप नहीं करेंगे, गाड़ी में गार्बेज बैग हम जरूर रखेंगे और खुद भी ये करेंगे और बच्चों की भी वही आदत डालेंगे। बहुत बढ़िया जी। आप पीपल की पूजा करते हैं जी, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा देता है, सबको पता है। अब आप तुलसा जी बांट रहे हैं जी, शास्त्रों में कहा गया है जब तुलसा जी का जो तुलसी दल जो पत्ता जो देते हैं ना वो हम किसी को देते हैं ना तो उसका फल कितना मिलता है पता है आपको? स्वर्ण दान करने जितना जी, एक पत्ता जब आप दे रहे हो तो उसका फल मिलता है सोने के दान करने जितना। अब आप तो सबको पौधा दे रहे हो तो कितना दान कर रहे हो? देखिए ऐसे आप देखिए कितना दान कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने एक ही बात की है, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ बिना किसी फल की इच्छा के कार्य किया जा रहा है और आप जैसे जो देवता समान महापुरुष जो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं और सबको इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग जुड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात और बता दूं मैं आपको, आपके घर में कितने ही बड़े वास्तु दोष हो, कितने ही बड़े वास्तु दोष हो, आप एक अपना ये पीपल का वृक्ष तो अपन नहीं रख सकते, लेकिन ये आपके तुलसा जी दल जो है, तुलसा जी आप वहाँ रखे घर में, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, ये एक साइंटिफिक रीजन है। दूसरा एक अगर आप चाहते हैं कि आप घर में सभी सुखी रहें, तो पहले पलीटे हुआ करते थे जो आजकल आरओ ने ले लिया वो स्थान। जी जी जी। तो सबसे निवेदन करूंगा मैं कि आप जो एक स्लेब है आपकी जी, स्लेब है उसके ऊपर एक अच्छा सा मटका लाएं, उसको भर के रख दें और संध्या काल में एक दीपक जरूर जलाएं जी। उससे क्या होगा कि आपके जो पितरों का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आपने एक बहुत अच्छी बात आरओ की छेड़ी। ये वास्तव में कई बार चिंता का विषय, सभी के घरों में आरओ मिलेगा लेकिन जो उसका पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा ये ले सकते हैं। क्या है मैडम इसके लिए हमने क्या एक टैंक बना रखा है जी, टंकी सी बना रखी है, जो उसकी वेस्ट पाइप है उसको हमने उसमें रखते हैं जी, और उस पानी को हम हमारे जो पेड़ लगा रखे हैं उसमें काम में लेते हैं और बर्तन धोने में काम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल का संरक्षण करना बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें मैं आज सीखने को मिली। मनोज जी, देखिए हम सब ने पर्यावरण की बात की है, मैंने ये बात कही थी कि यदि हम चाहेंगे, हमारे मन में इच्छा होगी तो उस पर काम जरूर होगा, पर हम चाहें क्यों, फायदा तो पता होना चाहिए ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि पर्यावरण का संरक्षण करने से आपके समस्त दुखों का समाधान होगा तो कौन कौन करना चाहेगा? अब इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ। मैंने आपसे कहा था 9 एलिमेंट होते हैं ब्रह्मांड में, इसीलिए सिंगल 9। पहला आयाम सूर्य, दूसरा आयाम चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति, ठीक है, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नवां केतु। ये ग्रहों के हिसाब से है।
हमारे शरीर की बात करें तो पहला तत्व हमारी आत्मा, दूसरा हमारा मन, तीसरा हमारा शरीर, चौथा हमारी बुद्धि, पांचवा हमारा ज्ञान, छठा हमारा संसाधन यानी ब्रह्मांड जो भी संसाधन हम यूज करते हैं, सातवां हमारी सोच, हम किसी के प्रति कुछ गलत ना करें, आठवां हमारे कर्मों की कटरी, जो भी किया उसका भुगतान, और नवा मुक्ति का मार्ग। इसी तरह से 9 एलिमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से और इनको सिंगल डिजिट दी गई 1 से लेकर 9 तक। आप जानते हैं निकोला टेस्ला की थ्योरी के अंदर 9 डिजिट एक ऐसा है जिसको हाफिंग कर लो, डबल कर लो, उसका सिंगल डिजिट 9 है, यानी 9 पूर्णता लिए हुए होता है। अब 1 से लेकर 9 तक के फिगर को आप एक बार अज्यूम कीजिए, लिखिए सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट है। इन 9 एलिमेंट से 5 एलिमेंट कंप्लीट कैसे बनते हैं 9 के, आप जानते हैं? ये ब्रह्म सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको सुनने के लिए, मेरा चैलेंज है ये। 1 और 8 को जोड़िए कितना होता है? 2 और 7 को जोड़िए, 3 और 6 को जोड़िए, 4 और 5 को जोड़िए, और 9 तो 9 है। अब कितने सिंगल डिजिट मिले आपको? 2 को अगर कन्वर्ट किए तो 5 बार आपको 9 मिले। ये पंच तत्व एलिमेंट 5 एलिमेंट कंप्लीट यहां बनते हैं। थर्ड एलिमेंट हमने क्या कहा? ये संसार, प्रकृति, इसके साथ क्या जोड़ेंगे आप? इसको कंप्लीट करने के लिए क्या जोड़ेंगे आप? 6 क्या है? शुक्र, हमारे संसाधन। तो आपके संसाधन व्यवस्थित तभी होंगे जब आप प्रकृति को संतुलित करेंगे, इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। आपका मन है, क्या नंबर है? 2, क्या जोड़ेंगे? 7 क्या है? शनि, आपकी अच्छी सोच। 7 केतु सर वो आप न्यूमरोलॉजी में जा रहे हैं, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, फिगर की बात कर रहा हूँ। तो 2 के साथ जब 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो हमारा मन है, 7 है शनि, न्यायिक व्यवस्था। आपका मन अच्छे कर्म करने से व्यवस्थित होता है। ये आपका दोनों चीज जब कन्वर्ट होती है तो होता है ये। एक आपका कौन है? आपकी आत्मा। 8 क्या है? राहु, यानी आपके कर्म, आपके कर्मों की मुक्ति उस परमात्मा के साथ जुड़ करके होगी, यहाँ 9 कंप्लीट होता है। नंबर 4 क्या है? बुद्ध। नंबर 5 क्या है? बृहस्पति, ज्ञान। आपकी बुद्धि और ज्ञान जब तक साथ नहीं मिलेगी आपका 9 कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स इस यूनिवर्स की भाषा है, भाषा है ये। इस भाषा को समझ लेंगे आपको अपनी जिंदगी का हर समाधान मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। श्लोक है, उसके बिना ये कार्य पूर्ण नहीं क्या होता। बात है जी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।